बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार बच्चों के सामने आने का अवसर मिला मुझे। उनके बीच में जो है एडमिशन और रजिस्ट्रेशन संबंधी और विद्यालय में और बहुत सारे कार्य हो रहे थे, जिनके कारण जो है मैं कक्षाएं लेने में असमर्थ रहा। लेकिन मन इससे कहीं भागा नहीं था कि जो भी मौका मिलेगा तो ही मैं कक्षाएं लेना प्रारंभ करूंगा। तो आज से कक्षाएं प्रारंभ मैं कर रहा हूं फिर से। तो जो पिछली कक्षाओं में मैंने पढ़ाया था, पहले 2-3 चैप्टर पढ़ाया था मैंने, उनको अब रिवीजन के दौरान आएंगे तो फिर देख लेंगे। लेकिन फिर ये चैप्टर नया एक शुरू करता हूं मैं, वैद्युत धारिता। तो जैसा कि पहले के अध्यायों में हमने देखा कि वैद्युत क्या है, वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, और फिर उसके बाद अगले अध्याय में गाउस का प्रमेय और एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण अक्षीय स्थिति द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, और एक जनरल फार्मूला भी मैंने बताया था कि अक्षीय और निरक्षीय ही नहीं अन्य स्थितियों में भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के परिमाण ज्ञात किए जा सकते हैं, उनके लिए सूत्र का निगमन किया जा सकता है। तो ये आवेश के बारे में जब पहले अध्याय में चर्चा कर रहे थे तो ये बात क्लियर थी कि आवेश होगा कहाँ, तो कंडक्टर्स की ही बात कर रहे हैं। किसी कंडक्टर पे कितना आवेश हो सकता है, इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसी कंडक्टर पर कितना आवेश, जितना आवेश कोई कंडक्टर यानी चालक धारण कर सकता है, यानी जितना आवेश धारण करने की क्षमता किसी कंडक्टर की है, उसे उसकी धारिता कैपेसिटी कहते हैं। The capacity to store charge by a conductor is known as capacity of that conductor. किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। और इस चालक, किसी भी चालक की वैद्युत धारिता उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि आवेश और यदि चालकों का समूह है तो उनके बीच की स्पेसिंग पर निर्भर करेगी, जिसको हम लोग फिर देखेंगे, क्योंकि फिर वह एक डिवाइस होगी। यदि चालकों का समूह होगा तो जैसे उसे संधारित्र कहेंगे, तो संधारित्र उपकरण है। इसे समझने का प्रयास करें। वैद्युत धारिता मतलब किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता। देखिए, इस आवेश धारण करने की क्षमता को मापेंगे कैसे? तो इस आवेश धारण करने की क्षमता के मापन के लिए किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण विभव में हुई वृद्धि के अनुपात से किसी चालक की धारिता मापी जाती है। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन is the ratio of charge given to the conductor to the potential to which this conductor has raised through it. ये किसी चालक को दिया गया आवेश के अनुपात में ही उस चालक के विभव में वृद्धि होती है। इसे यदि हटाएंगे समानुपाती के चिन्ह को तो एक कांस्टेंट आएगा, इसे C से दर्शाएंगे, Q बराबर C इंटू V। C बराबर क्यों लिख सकेंगे? Q बाई V। तो चालक की धारिता के मापन का यह सूत्र होगा कि यदि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण विभव में हुई वृद्धि का परिमाण जानते होंगे तो उनके अनुपातों से चालक की धारिता की गणना की जा सकती है। तो इसका मात्रक है कूलम, आवेश का मात्रक कूलम और विभव का मात्रक वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट और कूलम प्रति वोल्ट को फैराड कहते हैं।
यानी फैरेड। फैरेड एक बड़ी इकाई है, इसको फिर एक उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे जो है इसकी इकाई होती है। तो और छोटी इकाइयाँ माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड भी होती हैं। तो कूलाम अपान वोल्ट, यानी किसी चालक को दिए गए आवेश, एक कूलाम के आवेश के कारण यदि उस चालक के आवेश में 1 वोल्ट की वृद्धि होती हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड कही जाएगी। किसी चालक को यदि 1 कूलाम का आवेश दिया जाए और उस आवेश के कारण चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाएगी। तो इस सूत्र के द्वारा हम यह देख सकते हैं और ये गणना भी कर सकते हैं कि कैसे किसी चालक की धारिता हम जान सकते हैं। तो यह हमने देखा कि आवेश मालूम होना चाहिए और विभव मालूम होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग सूत्र इसका समझ गए, इसी को जान पाएंगे तब जब हमें आवेश और विभव मालूम हो तब। तो उदाहरण स्वरूप हम देखें कैसे हो सकता है, कैसे जानी जा सकती है किसी चालक की धारिता। तो किसी गोलीय चालक की धारिता, उदाहरण मेरे से ले लें गोलीय चालक को, गोलीय चालक की धारिता कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर तो मान लिया कि कोई गोलीय चालक है, सपोज दैट वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर एंड और चार्ज इसको क्यों दिया जाता है। तो चार्ज किसी चालक के सतह पर रहता है। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इसलिए लाइटनिंग कंडक्टरों के लिए खोखले गोलों में बक्स बनाए जाते हैं और उनमें चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं ताकि उसमें लाइटनिंग का असर न हो, क्योंकि उसमें फिर अंदर जा नहीं सकता वैद्युत, इसीलिए वो चीजें सुरक्षित रहती हैं। तो मान लिया कि एक चालक है, गोलीय चालक, जिसकी त्रिज्या a और इसको दिया गया आवेश q है। तो हमने पहले भी जाना है कि इस दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन के भी लिख सकते हैं माध्यम, यदि वायु अथवा निर्वात को छोड़कर कुछ और है तो Q/A या मल्टीप्लाई करके कई बार लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। इक्वेशन नंबर इसे 1 रखा। हम जान रहे हैं कि धारिता C बराबर Q/V। तो C बराबर Q, तो Q है आवेश की मात्रा और विभव जो बढ़ा है यह विभव इस आवेश के कारण उसकी मात्रा कितनी है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। अथवा लिख सकते हैं हम Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन Q। तो मैंने कहा कि C इक्वल टू, फिर अब इसमें इसका इस पूरे का भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो ये बचा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है। K माध्यम का
परावर्तकांक से। इस तरह से हम गोलीय चालक की धारिता जान गए। मतलब इस सूत्र का वेरिफिकेशन हुआ। C बराबर Q/V होता है, इसी का उपयोग करके हमने गोलीय चालक की धारिता को जाना। तो C बराबर 4πε0 K × A। तो 4πε0 कांस्टेंट ही है और के माध्यम का परावर्तकांक है, यह भी एक नियत राशि है। ये वैरी कर सकता है, ए का मान बदल सकता है, मतलब गोलीय चालक की त्रिज्या बदल सकती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चालक की धारिता उस गोलीय चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना उसकी धारिता होगी, यह सूत्र बता रहा है। अब यहाँ इसकी एक चीज और रखिए, निर्वात अथवा वायु है तो निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 हुआ करता है। तो के बराबर 1 है तो यहाँ C नॉट फॉर वैक्यूम शून्य के लिए, तो के का मान 1 हो गया तो कितना हो जाएगा 4πε0 A, ये हो जाएगा। हम इस समीकरण में दूसरे में तीसरे का यदि भाग दे देंगे तो हम एक सूत्र और पा जाएंगे, के बराबर C/C0। के बराबर C/C0। ऐसा ही एक और सूत्र हम लोगों ने पाया था, ε/ε0। पहले याद होगा, यानी के जो है अनुपात है यहाँ किसका, निर्वात में किसी चालक की धारिता, यहाँ गोलीय चालक के लिए हम लोग लिए हैं निर्वात में गोलीय चालक की धारिता, अब वायु माध्यम में गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात अथवा वायु में गोलीय चालक की धारिता का अनुपात उस माध्यम का परावर्तकांक कहलाता है। यहाँ भी ऐसा ही था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ε/ε0 से भी हम लोग जान पाए थे। यहाँ पे भी हम लोग ये जान पाए कि किसी माध्यम का परावर्तकांक दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो गोलीय चालक, और यह वेरीफाई किया हम लोगों ने कि किसी भी चालक की धारिता को तभी जाना जा सकता है जब उस चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश के कारण विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को हम जानते हैं। तो इस सूत्र में रख के हम उसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। यह मान लेते हैं कि 10 कूलम है, 5 वोल्ट की वृद्धि हुई है तो 10/5 लिखेंगे, 2 हो जाएगी उसकी धारिता। सिंपल सा उदाहरण है। अब यदि सिंगल कंडक्टर है तो ये चीजें हमने देखा, फिर इसके मात्रकों के संबंध में थोड़ा सा जाने। मात्रक तो मैंने अभी बताया था कि C बराबर Q/V, तो Q का मात्रक कूलम, V का मात्रक वोल्ट, तो कूलम प्रति वोल्ट यानी इसको कह दिया फैराड, ये धारिता। तो मैं कह रहा था कि फैराड बहुत बड़ा मात्रक है, इसको जरा सा देखिए। यदि 1 फैराड धारिता है, इस सूत्र को देखेंगे, किसी गोले की धारिता यदि 1 फैराड है तो इस कांस्टेंट का मान जानते हैं हम 1/4πε0। 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे इस तरह से लिया जाए तो 1/9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह मान होगा 4πε0 का। तो इसमें हम रख सकते हैं, तो Q बराबर, इसे छोड़ दें,
इसमें रखना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 10⁹ के की वैल्यू 1 है। धारिता 1 फैराड है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी वो देख लिया जाए। ये बराबर, तो ये बराबर कितना होगा 9 × 10⁹ ये मीटर होगा। तो 9 × 10⁹ मीटर यदि गोले की त्रिज्या होगी तब धारिता 1 फैराड होगी। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। 6.4 × 10⁻6 मीटर। 10⁻6 में यदि एक भी मान लिया जाए, 9 के समकक्ष भी मान लिया जाए, तो 9 × 10⁻6 हुआ, और यहाँ 9 × 10 पर मतलब 1000 गुना से भी ज्यादा, 1000 गुना से भी ज्यादा जो है त्रिज्या यदि होगी पृथ्वी की त्रिज्या से 1000 गुना, तब 1 फैराड धारिता होगी। जो बहुत बड़ा मात्रक हुआ, इसीलिए छोटे मात्रक की आवश्यकता है कि अब माइक्रोफैराड यदि होगा 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रो माने 10⁻⁻6 बराबर, और इसे 9 × 10⁹ इक्वल टू 1। तो यहाँ से त्रिज्या देखी जा सकती है 10⁻³ मीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या से भी बहुत बड़ा यदि पृथ्वी की त्रिज्या से भी बहुत बड़ी त्रिज्या यदि किसी गोले की, यानी 1000 गुना भी 1000 गुना से ज्यादा होगी जब गोले की त्रिज्या, तब वहीं जाकर धारिता 1 फैराड होगी। इसीलिए पिको फैराड, माइक्रो फैराड, इन सारे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। अब इसकी बीमा देख सकते हैं। बीमा डायमेंशन, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा यहाँ, इसको देख लें। कूलम लिखा है, तो यह तो मौलिक राशि नहीं है। Q बराबर I/T होता है, ये हम जानते हैं। V बराबर W/Q होता है। तो इस सूत्र के अनुसार C बराबर Q² हुआ, यानी Q² की जगह I²T² हुआ। और इसकी बीमा कितनी होगी, तो C की बीमा बराबर I के लिए A लिखेंगे एम्पियर स्क्वायर, T के लिए T² लिखेंगे, W के लिए ml² T/-2, तो बराबर m/-1 l/-2, T पर ये हो जाएगा 4 और A पर 2। ये होगी बीमा धारिता की। तो C बराबर m/-1 l/-2 T पर 4 माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 2+ पहले से है, तो 2 + 2 4 हो गया। तो m/-1 l/-2 T पर 4 और 1 पर 2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। तो हर भौतिक राशि की बीमा भर सके लेनी चाहिए, अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि इससे ऐसे संबंधित सूत्र यदि आते हैं या नियमन पूछा जाता है तो हमें करने में सुविधा लगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मात्रक फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड। पिको मतलब 10⁻⁻12, तो इतना हो गया। फिर देखें अब किसी चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा
तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। तो हर जगह हर खंड में, जैसा कि मैं पहले से भी बताता रहा हूं कि स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा के बारे में एक चीज हमारे दिमाग में है कि ऊर्जा वह है जिसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं। ऊर्जा जिसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं। और कार्य की परिभाषा पढ़ाते समय मैंने एक आध चीजें और बताया होगा कि कार्य जिसके द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, जिसके द्वारा ऊर्जा का, क्योंकि एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। लेकिन इट गेट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो ये स्वतः तो होगा नहीं, इसके लिए कार्य करना पड़ता है। तो कार्य करके हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा में ही हमने देखा कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु की उसकी स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा होती थी उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जब किसी पिंड अथवा निकाय को गति में ले आएंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उसके संगत गतिज ऊर्जा में उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें कार्य करना पड़ेगा। यहां भी है कि किसी चालक को यदि आवेशित करना है तो किसी चालक को आवेशित करने में भी तो कार्य होगा, लेकिन कार्य करेगा क्या? तो यह कार्य उस चालक में संचित हो। तो यदि किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है, और यह किया गया कार्य उस चालक पर उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर रिमेन्स ऑन द कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये परिभाषा ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वह कार्य उस चालक पर उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसको उसकी वैद्युत, जिसे उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे सपोज करें हम लोग के पास कोई कंडक्टर है, उस पर कोई आवेश नहीं है, तो जब आवेश नहीं है तो उसका विभव भी शून्य है। आवेश और विभव, क्योंकि जब आवेश देंगे तभी विभव में वृद्धि होगी। ऐसा ही हमने धारिता की परिभाषा में पढ़ा कि धारिता किसी चालक की, मतलब किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण हुई विभव में वृद्धि के अनुपात से मापी जाती है। तो आवेश जब शून्य है तो विभव भी शून्य। माना कि इस पर 1 यूनिट कार्य करते हैं, सपोज करें, तो यहाँ भी 1 यूनिट कार्य हुआ। ऐसे करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 1 यूनिट जैसे है, इस पर कुछ नहीं था तो यहाँ प्लस 1 यूनिट हमने इस पर चार्ज दिया। अब यदि फिर से इस पर चार्ज देंगे कि चूंकि प्लस नहीं है तो यह उस प्लस आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करके ले जाना पड़ेगा। तो जितना हम उसके बराबर यदि आवेश देना चाहते हैं तो उतना ही कार्य नहीं होगा। अब उसे मान लिया कुछ कम कार्य होगा, ये काल्पनिक है। यहाँ फिर एक चार्ज हो गए, फिर एक, तो अब
फिर जो आवेश देते हैं दोनों अपने से दूर प्रतिकर्षित करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ 2 हो गए मान लेते हैं। फिर एक यहाँ है चौथा यूनिट 4 दिया, तो लगभग मान लिया कि 3 होगा। ऐसे ही करते करते हम यदि Q आवेश दिए और भी विभव में इसके वृद्धि हो गई तो आवेश की मात्रा यानी आवेश किसे निर्धारित होता है? Q बराबर है नहीं, तो दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तो नहीं घटाया बढ़ाया जा सकता। तो औसत जो कार्य है, औसत जो विभव में वृद्धि हुई है वह 0 + v/2। औसत विभव वृद्धि 0 + v/2 यानी v/2 हुआ। और Q आवेश हुआ, तो आवेश W बराबर हम जानते हैं कि किया गया कार्य किसके बराबर होता है? आवेश और गुणे उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात से मापा जाता है। तो W बराबर QV/2 या हम लिख सकेंगे 1/2 QV। ये W है, किया गया कार्य है, लेकिन ये संचित किस रूप में होगा? तो उसकी स्थिति के रूप में संचित होगा। तो किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर हमने सूत्र पाया 1/2 Q। ये बराबर 1/2 Q भी होगा। अब हमें एक सूत्र मालूम है धारिता C बराबर Q/V। तो यहाँ से हम Q की जगह यदि सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो Q बराबर यहाँ से कितना? CV। Q बराबर CV, तो U बराबर 1/2 Q की जगह CV रखेंगे तो CV और इंटू V यानी हाफ CV²। ये दूसरा सूत्र हो गया। फिर अब Q की जगह सब्स्टिट्यूशन किया, V की जगह सब्स्टिट्यूशन करें तो V बराबर कितना? Q/C। तो U बराबर हम लिखेंगे 1/2 Q और गुणे V की जगह Q/C। तो U बराबर हो गया 1/2 Q²/C। तो किसी चालक को दिए गए आवेश या किसी चालक को आवेशित कर रही है किए गए कार्य की मात्राओं के लिए सूत्र ये 3 लिखे जा सकते हैं। U बराबर 1/2 Q भी। अब यदि Q की जगह सब्स्टिट्यूशन करें CV तो 1/2 CV² और यदि V की जगह सब्स्टिट्यूशन करें तो Q/C तो Q²/C हो। इस तरह से हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जाना कि किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के संचित होता है किसी कंडक्टर पर, और उसका सूत्र क्या क्या हो गया? तो U बराबर 1/2 QV बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 Q²/C। तो ये सूत्र हुआ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी कंडक्टर की, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहला क्लास जो है यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। फिर अगली कक्षा में मैं इस चीज़ को मैं फिर आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। तो आज बस इतना ही।